प्रॉमिस किया था कि हम 1 लाख भर्तियाँ निकालेंगे और ऐसा करेंगे, वो अभी 1.5 साल में तो हमको होता हुआ नहीं दिखा। हरीश जी, जगत प्रकाश नड्डा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बिलासपुर में रहा है और धरातल पे उतरा है और आज आप देख रहे हैं एम्स। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा है बिलासपुर के लिए। क्या लगता है जो हिमाचल है, हिमाचल अब एक उड़ता पंजाब और उड़ता हिमाचल एक श्रेणी में आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत ज्ञान टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पुत्र हरीश नड्डा जी। हरीश जी, सबसे पहले अगर बात करेंगे कि यूथ की, आप यूथ हैं, यंग हैं, नया चेहरा है, क्या लगता है जो हिमाचल है, हिमाचल अब एक उड़ता पंजाब और उड़ता हिमाचल एक श्रेणी में आ रहा है, क्या लगता है हिमाचल का जो समय है इस वक्त कैसा चल रहा है? हिमाचल जो हमारी देवभूमि है और हिमाचल का युवा और यूथ हमेशा मुख्य धारा में रहा है और हमेशा अच्छे कार्यों के लिए जाना गया है। जितने भी हमारे सेना में जवान भर्ती होते हैं, अफसर भर्ती होते हैं, उसमें हिमाचल से एक बहुत बड़ी संख्या जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल में युवाओं की अहमियत को या युवाओं की जो मुख्य धारा में लोग हैं उसको हटा सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में एक ऐसा संकट उत्पन्न होता दिख रहा है जिस पर हमको बहुत गंभीरता से विचार करने की भी आवश्यकता है और उस पर हम लोगों को काम भी करना है। एक पंजाब के कारण या बॉर्डरिंग स्टेट्स के कारण या कोई ऐसे सामाजिक तत्व हैं जो हमारे समाज में आ चुके हैं जिसके कारण एक नशे का जो व्यापार यहाँ पे चल पड़ा है और जिसके कारण बहुत ही दुखद समाचार हमको मिलते हैं, बहुत युवाओं के देहांत हो गए ओवरडोज से। तो ये समस्या हिमाचल में उत्पन्न हो रही है और इसको देखते हुए बहुत दुख भी होती है, बहुत पीड़ा भी होती है। तो मैं बहुत आवश्यक है कि हम सब जागरूक हो और हम सबको मिल करके इसके लिए काम भी करना है और इसका समाधान भी ढूंढने की आवश्यकता है। हरीश जी, क्या लगता है कि अगर हिमाचल की वर्तमान की बात करें तो कांग्रेस की सरकार है और आपकी जो पृष्ठभूमि मान ले या पूरा बैकग्राउंड जितना मान ले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, क्या लगता है जो कांग्रेस की सरकार है वो युवाओं के जितने वादे थे और युवाओं को जो जो सुविधाएं दे रही हैं, क्या वो संपन्न है, क्या वो सही है? जब चुनाव हुए थे तो सरकार ने बहुत वादे किए। मैं एक समाज सेवी हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और इलेक्शंस में और हर समय मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ और काम करने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन जिस तरीके से और जिस उम्मीद से यहाँ की जनता ने सरकार को चुना था, यदि उन्होंने इस सरकार पर विश्वास दिखाया था, तो इस सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने वादों को पूरा करती। जो उन्होंने रोजगार लोगों को उस समय बहका के उनको आकर्षित किया था, जो वादे करके, वो उनको पूरा करना चाहिए था। अभी तक ऐसी कोई परीक्षाएं जो उन्होंने करी हो, कोई एग्जाम्स जो उन्होंने सरकारी भर्तियों के लिए किए हो, कोई उन्होंने ऐसी पोस्ट निकाली हो किसी भी तरीके की जिसमें उन्होंने ऐसे प्रॉमिस किया था कि हम 1 लाख भर्तियां निकालेंगे और ऐसा करेंगे, वो अभी 1.5 साल में तो हमको होता हुआ नहीं दिखा। जब बीजेपी रोजगार की बात करती है तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, वो प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट की बात करती है। लेकिन जो यहाँ पे आके इस पार्टी के लीडर्स ने लोगों को भड़काया, युवाओं को बहकाया कि हम इतना रोजगार देंगे, पहले कैबिनेट में हम ऐसे निर्णय करेंगे, दूसरे में के, वो सब अब लोगों को उनसे प्रश्न करने चाहिए और उन प्रश्नों के उनको जवाब देने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और उन लोगों को जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो, चाहे उनको स्वरोजगार के अवसर हो, तो ऐसा मुझे कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस पर सरकार को जवाब भी देना चाहिए और युवाओं को स्पष्टीकरण भी करना चाहिए। वर्तमान में हिमाचल में जो शिमला में एक विवाद चला हुआ है मस्जिद का, क्या लगता है सर कि ये विवाद एक राजनीतिक रूप दे रहा है या फिर एक सही तरीके से एक जिसका विरोध किया जा रहा है? मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी विशेष कोई पार्टी के लोग उसमें अकेले नहीं हैं। ये समाज के विभिन्न जो संगठन हैं, अलग अलग संगठनों के लोग निकल के आए हैं, जो उनके अंदर की भावनाएं हैं वो उन्होंने प्रकट करने का प्रयास किया है और जिसका उनको अधिकार है। मेरे को लगता नहीं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऐसा उकसाया हुआ है। ये अंदर से लोगों की भावनाएं जो उनके अंदर दबी हुई थी, उन्होंने निकाल के उसको प्रकट करने का प्रयास किया और जो
काफ़ी संगठन उसमें शामिल है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि उसको एक पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है, पर जो लोगों के दिल में है वो इसके आंदोलन किया, जो भी उन्होंने किया उसके माध्यम से बाहर निकाल रहे हैं, और सरकार को इसका कुछ हल निकालना चाहिए, और ताकि स्थिति कभी बिगड़े ना, इसको एड्रेस भी करना चाहिए और कोई सभी पक्षों के उसमें एक अच्छा हल निकलना चाहिए। समाज सेवा की बात करें तो आपकी ओर से एक चेतना संस्था चलाई जा रही है और लंबा समय हो गया है दिव्यांगों के लिए और जरूरतमंद के लिए लगातार मदद करते आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये चेतना जो संस्था है ये कितना और रफ्तार पकड़ेगी, और क्या-क्या आपने नए कोई जो नए प्लानिंग के साथ आप करने जा रहे हैं? चेतना संस्था हम 25 वर्ष से चला रहे हैं, और पहले दिव्यांगों से जुड़ी हुई थी। दिव्यांगों के बाद माताजी ने, मेरी माता द्वारा डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी ने शुरू किया था। फिर हमने उस संस्था को महिलाओं से जोड़ा, हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं जब से पढ़ाई करके आया हूँ तो मैंने उसको युवाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। मेरा ऐसा मानना है कि इस संस्था के माध्यम से हम निस्वार्थ भाव से हर वर्ग के लिए काम करें। मेरे को पीछे लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन से पहले ज़्यादा एक्टिव थे, अभी आप, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि चेतना संस्था के कार्यक्रम कभी रुके नहीं। मैं अपने पारिवारिक कारणों से थोड़ा दिल्ली ज़्यादा समय रहा, लेकिन हमने बीच में 4 से 5 मेडिकल कैंप किए। मैं मेडिकल कैंप के लिए आया, हमने उसके बीच में स्किल डेवलपमेंट कैंप किए। तो समय समय पर हमने बहुत उसका प्रचार नहीं किया, बहुत उसको हमने ऐसे पब्लिसिटी नहीं की। मैं यहाँ पे बीच में आता रहा और सामाजिक कार्य करता रहा। तो चेतना संस्था का उद्देश्य है कि वो सभी वर्गों को छुएगा। मैं उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ आपको कि हमने एक संकल्प लिया है कि हम बच्चों के लिए क्विज करेंगे। अभी पीछे हमने क्विज कंपटीशन किया, उसको हर वर्ष करेंगे। जो नशे की समस्या है, लोग जाते हैं डी एडिक्शन की ओर। मेरा मानना है कि यंग एज से सेंसिटाइजेशन जरूरी है। तो मैं पर्सनली, मैंने पहले भी ये किया, उस दिन भी मैंने बच्चों को जागरूक किया। 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को जागरूक करना चाहिए ताकि वो इस चीज़ से एडवांस में बच के चले। हम मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं और करते जाएंगे। हमारा निर्णय है कि हम पूरे प्रदेश में भी मेडिकल कैंप करेंगे। अभी हम जिला स्तर पर कर रहे थे। उसके बाद यदि आप बात करें तो हमने एक अभियान चलाया जिसमें हमने गरीब महिलाओं को शादी में एक सहयोग करने का भी निर्णय किया है। अभी तक हम ऐसे 11 से 12 महिलाओं को सहयोग कर चुके हैं। मैं कुछ प्राइमरी स्कूल्स को सहयोग कर रहा हूँ, जिसमें हम 1-1, 2-2 लाख की लागत से हमने 3 से 4 स्कूलों को सहयोग किया है। हमने अभी 4 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लगवाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आके उसको बहुत पब्लिसाइज कर रहा हूँ कि काम नहीं हो रहा है। हरीश जी, जगत प्रकाश नड्डा जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बिलासपुर में रहा है और धरातल पे उतरा है, और आज आप देख रहे हैं वह एम्स। क्या लगता है इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखकर किस तरीके से महसूस करते हैं आप? हम लोगों को एक सौभाग्य मिला कि हम शुरू से साक्षी रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बहुत बड़ा तोहफा है बिलासपुर के लिए, और जिस तरीके से ये बिलासपुर में लाया गया, बहुत प्रयास हुए कि इसको रोका जाए, इसको किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। कभी जमीन का इशू रहा, कभी इसको किसी और जिले में ले जाने का इशू रहा, लेकिन शुरू से ही क्योंकि बिलासपुर के लोगों का प्रेम, आशीर्वाद था और एक इच्छा थी कि बिलासपुर के जो हमारे विस्थापित लोग हुए उनके लिए एक ऐसा तोहफा लेना चाहिए जिससे वापस उनकी जीवन मुख्य धारा में आए। तो इसमें हमारे जितने भी प्रदेश के लीडर्स हैं, जितने हमारे जिला के लीडर्स हैं, नड्डा जी, अनुराग जी, उन सब ने मिलके प्रयास किया और आज ये एम्स यहाँ पे खड़ा है। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो 5 वर्षों के अंदर जिसका शिलान्यास भी हुआ और जिसका उद्घाटन भी हुआ। ये प्रोजेक्ट बहुत ही लाभदायक भी है। बिलासपुर और हिमाचल के लोग बहुत इसमें इलाज करा रहे हैं, जिनको दूर जाना पड़ता था। बहुत हमको सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि जो एम्स या IGMC दौड़ते थे वो अब यहीं पे इलाज करा रहे हैं। उनकी दुआ भी मिलती है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है कि बिलासपुर मुख्य धारा में आया है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से लोगों का बहुत भला हो रहा है। अब नड्डा जी को फिर से आदरणीय मोदी जी ने ये जिम्मेदारी दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इसमें छोटी कमियां हैं उसको भी पूरा किया जाएगा और एम्स को सारे जो इसमें फेज 2 का काम है और जो भी चीजें हैं उसको खत्म करके इसको तीव्र गति से और आगे बढ़ेगा ताकि पूरे प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सके इसका। हरीश जी, अगर आप इस जो समाज सेवा से हटकर अगर आप राजनीति में प्रवेश करते हैं, बड़े स्तर पर प्रवेश करते हैं, तो आप अपने आप को इस राजनीति में कहाँ देखते हैं? हमारे को सिर्फ एक ही चीज संस्कारों के माध्यम से सिखाई गई है, जो नड्डा जी ने भी अपने जीवन में हमेशा अपनाया है
कि हमेशा कर्म पर ध्यान देना चाहिए। ना मेरे पास अभी कोई पार्टी में दायित्व है, ना मेरे पास कोई ऐसी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से इस पार्टी के लिए काम करना चाहता हूँ। इस पार्टी ने हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया। ये हमने कभी सोचा नहीं था, कभी विश्वास नहीं किया था कि बिलासपुर में एक गांव से आने वाला व्यक्ति इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। साथ ही में उनको अभी राज्यसभा के लीडर की जिम्मेदारी भी दी है। साथ ही में नड्डा जी को अभी 2 बड़े विभाग दिए। मोदी जी ने इतना आशीर्वाद, इतना विश्वास उन पर रखा है, हिमाचल पर उन्होंने इतना विश्वास रखा है, तो उसी में हम लोग संतुष्ट हैं। मैं सामाजिक कार्यों के माध्यम से यहाँ पे रहूंगा, कार्य करता रहूंगा। पार्टी मेरे लिए जो उचित समझेगी, जैसा पार्टी का कभी भी आदेश हो, हम उसके लिए खड़े हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। नहीं तो हम हमेशा समर्पित कार्यकर्ता और समाज सेवी के नाते समाज के लिए भी खड़े रहेंगे और पार्टी के लिए भी खड़े रहेंगे, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसी भूमिका में आपको, मैं एक समाज सेवी की भूमिका में आपको यहाँ पे मैं दिखता रहूंगा और समाज के लिए काम करता रहूंगा और काम बढ़ाता रहूंगा। ये थे हमारे साथ मौजूद हरीश नड्डा जी। नमस्कार।